तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी को। खिलजी वंश की बात करें तो तुर्कों की 64 ब्रांचेस में से ये एक था। खिलजी लोग 4th सेंचुरी में अफगानिस्तान के हेलमंद घाटी में बसे हुए थे और इस क्षेत्र को खिलजी क्षेत्र कहा जाता था। यह वंश 1290 से लेकर 1320 तक कुल 30 वर्षों तक दिल्ली पर शासन करता रहा। इस वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जिन्होंने बलबन के शासनकाल के बाद ये सत्ता हासिल की थी। इस वंश में मुख्यतः 5 शासक हुए। कौन कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने इस वंश की स्थापना करी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एंड 5वें हुए खुसरो खां, नसीरुद्दीन खुसरो खां। ठीक है, तो वो खिलजी वंश के अंतिम शासक हुए थे। तो इन 5 को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की। 1290 से लेकर 1296 तक का इनका समय हमको देखने को मिलता है। जलालुद्दीन खिलजी बलबन के शासनकाल के दौरान एक सेनापति थे। 1290 में केकूबाद की हत्या करने के बाद में उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जो है वो जमा लिया था। खिलजी वंश की उन्होंने स्थापना भी करी। जलालुद्दीन ने बलबन की सख्त ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की जगह पर एक शांतिपूर्ण नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को अपनाया था। वह एक मॉडरेट रूलर थे। मंगोलों के हमले से निपटने में वो सावधानी बरतते थे। 1292 में मंगोलों ने अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था, जिसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। लेकिन उनका शासन अधिक समय तक नहीं चला। 1296 में उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कड़ा मानिकपुर में उनकी हत्या कर दी और खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो अब अगला शासक बनता है खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा सा बड़ा है ये, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1266 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था शिहाबुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा ही था और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी को अपने सुधारों और अभियानों के लिए जाना जाता है। उन्होंने न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर भी विजय प्राप्त की और कई महत्वपूर्ण अभियानों का संचालन किया उन्होंने। तो अलाउद्दीन खिलजी के अगर हम प्रमुख कैंपेन को डिस्कस करें, अभियानों को डिस्कस करें, तो सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया के कैंपेन को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अटैक ऑन गुजरात, गुजरात पर आक्रमण। गुजरात पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पोर्ट था, जहां से अरब और ईरान से घोड़ों का व्यापार होता था। गुजरात पर बघेल वंश के राजा कर्ण बघेल का शासन हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण किया, जिसके चलते राजा कर्ण इस आक्रमण का सामना नहीं कर सका और वह दक्षिण की ओर भाग गया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात जीत के बाद सूरत के साथ साथ कई सारे नगरों और सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। इसी आक्रमण के टाइम एक हिंदू किन्नर मलिक काफूर को नुसरत खां से अलाउद्दीन खिलजी ने खरीद लिया था, जो बाद में अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का मतलब कैंपेन का मेन सेनापति बना। जो मलिक काफूर था उसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का अगला कैंपेन था अटैक ऑन रणथंबोर, रणथंबोर पर आक्रमण। रणथंबोर पर अटैक के समय रणथंबोर पर चौहान राजा हमीर देव का शासन हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अटैक करने के लिए उलुग खां और नुसरत खां को भेजा था और उन्होंने 1 साल तक चले इस युद्ध में चौहान राजा हमीर देव को हरा दिया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की नजर जाती है चित्तौड़ पर, चित्तौड़ की विजय पर। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी है, उनकी बुक पद्मावत में चित्तौड़ आक्रमण की इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। रणथंबोर पर अटैक के बाद 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ पर आक्रमण के समय चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे राजा राणा रतन सिंह। उनका शासन वहां पर स्थापित था। इस युद्ध में राजा रतन सिंह की देखिए हार हो जाती है और इस युद्ध के बाद चित्तौड़गढ़ किले में रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ में जौहर भी किया था। जिसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ का रूलर बना दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आगे बढ़ते हैं और मालवा की ओर जाते हैं। मालवा की विजय को डिस्कस करते हैं हम। 1305 में मालवा पर उस समय के रूलर महलक देव का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अटैक किया और महलक देव को पराजित कर दिया। इस विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में मारवाड़ और 1311 में जालौर पर जीत हासिल करी। इसके बाद उन्होंने अपने दक्षिण भारत के कैंपेन की शुरुआत की थी।
तो अब हम डिस्कस करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के कैंपेन की। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो मिडिल एज का पहला रूलर था जिसने विंध्या माउंटेन को पार किया था। हिस्टोरियन के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार, अलाउद्दीन खिलजी के साउथ इंडिया पर अटैक करने का मेन पर्पस क्या था? साउथ इंडिया के रिसोर्सेज को हासिल करना। और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने साउथ इंडिया के अभियान मतलब जो कैंपेन्स थे उनका नेतृत्व अपने सेनापति मलिक काफूर को सौंपा था। दक्षिण भारत अभियान कैंपेन की विस्तार से इंफॉर्मेशन बर्नी की बुक तारिक के फिरोज शाही और अमीर खुसरो की बुक खजायन उल फितूह और इस्लामी बुक फुतुह उस सलातीन में देखने को मिलती हैं। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियानों में देवगिरी, तेलंगाना और पांड्य राज्य की विजय जो है वो शामिल है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देवगिरी अटैक के बारे में। अलाउद्दीन ने सुल्तान बनने से पहले भी 1296 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को हराया था। इसने गुजरात के जो रूलर थे कर्ण, उसको शरण दी थी और इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने 1307 ईस्वी में मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को हरा दिया और उसे दिल्ली भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा के साथ अच्छा व्यवहार किया और राजा रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि भी दी और साथ ही में उसका राज्य वापस भी कर दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आगे बढ़ते हैं तेलंगाना की ओर, तेलंगाना की विजय की ओर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर अटैक किया था जिसमें वह हार गया और जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 ईस्वी के बीच मलिक काफूर के नेतृत्व में वारंगल के रूलर प्रताप रुद्र देव को हरा दिया था। और इस युद्ध के बाद राजा प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को फेमस कोहिनूर का डायमंड, कोहिनूर का हीरा जो है वो दिया था। किसने दिया था? वारंगल के जो रूलर थे, शासक थे, प्रताप रुद्रदेव ने। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आगे बढ़ते हैं, जाते हैं पांड्य राज्य की विजय की ओर। तो पांड्य किंगडम साउथ इंडिया के लास्ट छोर पर था। वहां पर दो भाइयों सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के बीच में गद्दी को लेकर युद्ध चल रहा था। जो सुंदर पांड्य था उसने अपने भाई के खिलाफ सुल्तान अलाउद्दीन से हेल्प मांगी थी और सुल्तान ने इस अवसर का लाभ उठाकर 1311 ईस्वी में मलिक काफूर को आक्रमण के लिए भेजा था। इस युद्ध के दौरान मलिक काफूर ने पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै पर कब्जा कर लिया और मलिक काफूर ने नगर में लूटपाट की और अनेक मंदिरों को भी नष्ट कर दिया था। तो इस तरीके से पांड्य राज्य की विजय जो है वो प्राप्त करी थी। इसके बाद वापस से देवगिरी पर हमको पुनः आक्रमण देखने को मिलता है, री अटैक देखने को मिलता है देवगिरी पर 1313 ईस्वी में। राजा रामचंद्र देव को जो वापस से सत्ता दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव गद्दी पर बैठा हुआ था। उसने अपने आप को दिल्ली के शासन से फ्री कर लिया और टैक्स देना भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से 1313 ईस्वी में सुल्तान ने मलिक काफूर को पुनः देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और इस युद्ध में शंकर देव जो था वो मारा गया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के समय के दौरान मंगोल आक्रमण भी हमको देखने को मिलता है। मंगोल मध्य एशिया के, मिडिल एशिया के नोमैडिक लोग थे जिनका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। दिल्ली सल्तनत के शासकों को कई बार मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 1296 से लेकर 1306 तक कुल 6 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार दिल्ली सल्तनत के शासकों ने उन्हें विफल कर दिया था। पहला अटैक 1297 में कादरन खां ने किया था, सेकेंड अटैक सल्दी ने किया और तीसरा अटैक कुतलुक ख्वाजा ने किया था। इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कुछ रिफॉर्म्स किए थे, उनको हम डिस्कस करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए जाना जाता है। पहला हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। तो अलाउद्दीन खिलजी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इन्फॉर्मेशन हमें बर्नी की बुक तारिक के फिरोज शाही में देखने को मिलती है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। यह फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था। यह डिपार्टमेंट राज्य के सभी फाइनेंशियल ऑपरेशन को ऑपरेट करता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नए टैक्स भी लगाए गए थे। पहला चराई टैक्स और दूसरा गड़ी टैक्स। चराई टैक्स, यह टैक्स दूध देने वाले पशुओं पर लगाया जाता था। वहीं गड़ी टैक्स की बात करें हम तो यह टैक्स घरों पर और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। इसके बाद प्राइस कंट्रोल को भी देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कंट्रोल किया गया। अलाउद्दीन ने वस्तुओं की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल सिस्टम मतलब मूल्य नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को इनमें से किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्राइस कंट्रोल सिस्टम को। इस सिस्टम के हिसाब से मार्केट पर मिलने वाली सभी वस्तुओं जैसे कि अनाज, कपड़े,
घरेलू सामान, इन सभी वस्तुओं के प्राइसों को फिक्स कर दिया था। प्राइस कंट्रोल सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसने मुहत्सिब मतलब सेंसर और नाजिर मतलब नाप तोल अधिकारी को अपॉइंट किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के समय के दौरान लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी हमको देखने को मिलते हैं, भू राजस्व सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बहुत से इंप्रूवमेंट किए थे। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मिल्क इनाम और वफ़ के तहत आने वाले लैंड को वापस लेकर उन्हें खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि मतलब वो जमीन होती थी जो सीधे राज्य के कंट्रोल में होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों से सीधे टैक्स वसूलने की पॉलिसी अपनाई थी, जिससे मीडिएटर्स का इफेक्ट जो है वो कम हुआ, जिसके चलते रेवेन्यू में भी वृद्धि देखने को मिली थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय के दौरान कुछ निर्माण कार्यों की बात करें हम तो अलाई दरवाज़ा का इसने निर्माण कराया था दिल्ली में। ये दरवाज़ा जो है ये कुतुब मीनार के पास स्थित है। यह एक शानदार और गुंबददार प्रवेश द्वार है, जिसे लाल बलुआ पत्थर रेड सैंड स्टोन का उपयोग करके बनाया गया और इसे वाइट मार्बल से सजाया गया। अलाई दरवाज़ा अपने समय की वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। तो अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद शहाबुद्दीन उमर जो है वो खिलजी वंश का अगला शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद में मलिक काफूर जो था उसने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो है वो बनाया था अलाउद्दीन के नवजात पुत्र शहाबुद्दीन उमर को। उसे खिलजी वंश का अगला शासक बनाकर खुद सत्ता को चलाने लगा था कौन? मलिक काफूर। लेकिन थोड़े समय के बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो इसके बाद अगला शासक बन जाता है मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो सुल्तान बनने के बाद मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण कर ली और इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता था, क्योंकि यह अपने दरबार में नग्न अवस्था में कभी भी महिलाओं के कपड़े पहनकर इधर उधर घूमता रहता था। मुबारक खिलजी के शासनकाल के समय खुसरो खां का आतंक जो है वो बढ़ गया था, जिसके बाद खुसरो खां ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। तो खिलजी वंश का अगला और आखिरी शासक बनता है खुसरो खां। इसका पूरा नाम है नसरुद्दीन खुसरो खां। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली का सिंहासन खाली हो गया था और अलाउद्दीन खिलजी के सभी पुत्रों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सभी दरबारियों के समर्थन से खुसरो खां अगला सुल्तान बन गया। जिसके बाद खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी धारण करी थी और 1320 में गयासुद्दीन तुगलक की एंट्री होती है, जिसने खुसरो खां की हत्या कर दी और स्थापना कर दी दिल्ली में तुगलक वंश की। तो यहाँ पर खिलजी वंश का अंत हो जाता है और शुरू हो जाता है तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी।